22 अप्रैल 2025 इतिहास के कालखंड में ये वो तारीख दर्ज हो गई है जब सरहद पार यानी कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के पहलगाम में भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले एक जगह बैसेन घाटी में बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमले को अंजाम दिया और इसमें 27 लोगों की मौत हो गई। इस आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में उबाल है। हर तरफ एक साथ एक सुर में एक ही बात कही जा रही है कि इस हमले को अंजाम देने वालों के साथ साथ इस हमले के मास्टरमाइंड्स के ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक उदाहरण पूरे विश्व के सामने पेश हो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा कार्यक्रम अंदर की बात। यह है अंदर की बात का दूसरा एपिसोड और आज हम बात करेंगे पहलगाम में हुए आतंकी हमले की और जानने की समझने की कोशिश करेंगे जो तमाम एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो तमाम हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जो इस पूरे मामले को कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय एक एक करके सभी से कराना शुरू करता हूं। मेरे साथ इस वक्त सीधा पहलगाम से जुड़ रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश सर और शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मुकेश जी, आपको बता दें एसोसिएट एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन है एनडीटीवी इंडिया के। थैंक यू मुकेश सर आपका हमारे साथ समय देने के लिए। आप इस वक्त में वहां से आंखों देखी हाल आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं अब स्वागत के क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं अंदर की बात की इस दूसरे एपिसोड में हिमांशु शेखर मिश्रा जी को, जो कि सीनियर एडिटर पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स हैं एनडीटीवी इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु सर आपका भी। थैंक यू। मैं और स्वागत करना चाहूंगा फॉरेन अफेयर्स बीट के भारत में इस वक्त के सबसे अग्रणी पत्रकारों में से एक मैं आमंत्रित कर रहा हूं उमाशंकर सिंह जी को, जो कि सीनियर एडिटर पॉलिटिकल एंड फॉरेन अफेयर्स है एनडीटीवी इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है उमा सर आपका। बहुत शुक्रिया। अंदर की बात इस कार्यक्रम में हमने कोशिश ये भी की कि हम कश्मीर का पर्सपेक्टिव वहां रह रहे किसी व्यक्ति से जान पाए और समझ पाए कि वहां पर मौजूदा हालात किस प्रकार से हैं। जब ये पूरी घटना की सूचना आई तो वहां के लोगों ने किस तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया। और इसके लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर साहब। बहुत बहुत स्वागत है इशफाक सर आपका। बहुत शुक्रिया चंदन, बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं सबसे पहले शुरुआत जो है मैं कर लेता हूं, चूंकि मेरे साथ इस वक्त मुकेश सिंह सेंगर पहलगाम से जुड़ रहे हैं। मुकेश, मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा हूं, जब आप पहलगाम पहुंचे, श्रीनगर एयरपोर्ट पर आपने लैंड किया, व्हाट वाज इन द एयर? हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स टेलीविजन चैनल पर देखी है, लेकिन आप वहां पहुंचे, क्या आपको सेंस हुआ? देखिए, बहुत पहले से बहुत फर्क है। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पर चढ़ा तो जो जिस फ्लाइट में बैठा हुआ था वो फ्लाइट लगभग पूरी खाली थी। आमतौर पर ये जो मौसम है, ये जो सीजन है, इस सीजन में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो देश के बाकी राज्यों में गर्मी बहुत होती है, तो जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। और ख़ास तौर से पहलगाम में, जो सबसे खूबसूरत जगह है जम्मू कश्मीर में, लेकिन फ्लाइट में बहुत कम लोग बैठे हुए थे। फिर जब मैं एयरपोर्ट उतरा, श्रीनगर एयरपोर्ट, तो वहां पर जो आने वाले थे दूसरे शहरों से, वहां पर बहुत कम भीड़ थी। और जो श्रीनगर से लौटने वाले लोग थे उनकी भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमले को केवल एक दिन बीता हुआ था, अगले दिन में पहुंच गया था। तो वहां पर जाने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। अभी पहलगाम में मैं हूँ, यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा है, आपको कोई भी टूरिस्ट नजर नहीं आएगा। होटल पूरे बंद पड़े हैं, बाजार पूरे बंद हैं। यहाँ से लेकर श्रीनगर तक यही हाल है, गुलमर्ग में भी हाल है। टूरिस्टों की संख्या बहुत कम हो गई है। जितने टूरिस्ट यहाँ बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे कश्मीर को छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, एक दहशतगर्दी जिस तरह से हुई है, जिस तरह से काराना हमला हुआ है, तो टूरिस्टों में खौफ पैदा हो गया है। क्योंकि आमतौर पर हमने ये देखा है कि कश्मीर में जो टेररिस्ट है वो टूरिस्टों को टारगेट नहीं करते थे। ये पहला मौका है जब इतनी संख्या में टूरिस्ट मारे गए हैं, 26 टूरिस्ट जो मारे गए हैं। और इस घटना से न केवल तमाम जो लोग आम लोग हैं वो इस गुस्से में है, बल्कि जो कश्मीरी है वो पहली बार सड़कों पर आए हैं और हमले को लेकर लगातार निंदा कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनका सफाया किया जाए। जी, तो सेंस ऑफ फियर था
वो साफ तौर पर नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ उसके बाद से जो परिस्थितियां डेवलप होती हुई नजर आई, मैं उमाशंकर सर आपके पास आऊं और समझूं कि भारत इस पूरे मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से विश्व के सामने रख रहा है। मैं इशफाक सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपको कब पता चला, चूंकि आप लोग कश्मीर से ही पूरा ऑपरेट करते हैं अपने नेटवर्क को, आप लोगों को सबसे पहले सूचना कब मिली इस प्रकार के हमले को लेकर? आप लोगों का क्या रिएक्शन था? कैसे आप लोगों ने उसको कंफर्म किया कि ये कितने बड़े स्केल पर हुआ हमला है? और उसके बाद गृह मंत्री वहां जब तक नहीं पहुंचे तब तक क्या कुछ हुआ था? हमने देखा गृह मंत्री जब वहां गए उसके बाद सब कुछ टेलीविजन जो है वो दिखाता हुआ नजर आया। टिल द टाइम होम मिनिस्टर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तकरीबन 3 बजे के आसपास एक डिस्ट्रेस कॉल हमें मिला जिसमें ये कहा गया ऐसे हुआ। देन फौरन हमने अपने तमाम एक्टिवेशंस कर दी और 10-15 मिनट में इस बात को हमें एहसास हुआ कि ये छोटा कुछ नहीं है, जो ये 2 लोगों की कहानियां है ये उतना नहीं है, क्योंकि हमें जिस शख्स से कॉल आया था जो बात हो रही थी रिपोर्टर से, वो ये बता रहे थे कि जनाब ग्रुप एक बहुत बड़ा था जिस पर फायर हुआ है और मेरे रिपोर्टर को लगे तकरीबन 40-45 मिनट पहलगाम से वहां तक पहुंचने में। और देन वो वीडियोस आना शुरू हो गए, वो वायरल चीजें सामने आना शुरू हो गई, जिसके बाद एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि इमिजिएटली समझ से बाहर था ये आखिर हुआ क्या वहां पर। क्योंकि छत्ती सिंह कोरा भी हमारे सामने था, उससे पहले बहुत सारे मैसेकर्स हुए थे कश्मीर के अंदर, लेकिन इस तरीके से दिन दहाड़े होगा, सबकी आंख के सामने होगा, शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं था 5 अगस्त 2019 के बाद कि इस तरीके का कोई इंसिडेंट होगा। सो सब चीज में थे और अचानक से ये चीज होना और वो सारी चीजें रिकॉल हो गई कि पहले भी ऐसा हुआ है जब वीवीआईपी मोमेंट्स होती हैं, जब हाई प्रोफाइल विजिट्स होती हैं और कोई बड़ा इन इस तरीके के आप कहें ना कि कश्मीर घाटी में कोई इनपुट था किसी के पास या कोई अलर्ट किसी ने दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी कोई अलर्ट नहीं दिया था वीआईपीज को कि आप मूवमेंट ना करें, इस तरीके से हो सकता है। तो बाय एंड लार्ज सारा पीसफुल था, अचानक से हुआ और बहुत कम ही इस बात की नॉलेज किसी को थी कि इतना बड़ा इंसिडेंट होगा। लेकिन जब हुआ उसके बाद आनन फानन में जो कार्रवाइयां हुई, जो लोकल्स तकरीबन वहां सबसे पहले वो प्रेसिडेंट जो वहां के थे घोड़े वालों के और फिर दुकान के, वो सबसे पहले पहुंचे, उन्होंने जो वीडियो शूट करके बाहर फेंका ऑन एयर किया, उसने सबके होश उड़ा दिए बाद में। और फिर क्यूआरटी और दीगर टीमें वहां पहुंचे और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और शाम होते होते पोजीशन क्लियर थी जब प्रिंसेस साहब ने कहा ये जो हमला है ये तकरीबन 3 बजे के आसपास हुआ। ऑलमोस्ट टाइमिंग ऐसी थी। और टीम को कितना टाइम लगा वहां पे पहुंचने में? जो मुझे जो कंफर्मेशन हुई वो 3:30 के आसपास थी कि सर किलिंग्स 2 नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि 3 अस्पताल जो बैक टू बैक है उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया। श्रीनगर के सेंट्रल अस्पताल को, जीएमसी अनंतनाग को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। यही वजह है कि बैक टू बैक ये सारी चीजें जब चली तो 3:30 के आसपास ये क्लियर हो गया था कि कैजुअलिटीज इज मोर देन 20, इस तरीके का हमें अंदाजा लग चुका था। ठीक है, मैं अब जानना चाहूंगा उमाशंकर सर आपसे, ये हमला होता है और इसके कुछ ही घंटों बाद एक संगठन टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ये आके जिम्मेदारी लेता है। क्या है ये संगठन, इसका बैकड्रॉप क्या है? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सीसीएस की बैठक को लेकर मैं हिमांशु सर से पूछूंगा, लेकिन उस बैठक के बाद जब विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है वो आकर एक स्टेटमेंट देते हुए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ये जब बताते हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन स्टैंड्स एज पर्सोना नॉन ग्रेटा, इसका क्या मतलब हुआ ये भी जरूर आप बताइएगा। आपने जैसे कहा कि ये जो शो है वो अंदर की बात इसमें अंदर की बात आने की ख्वाहिश है आपकी। सबसे पहले मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूंगा। मैं 2.5 साल में मैंने रह के रिपोर्टिंग की है आज से 5 साल पहले। तो जैसे इसकी जानकारी आई कि पहलगाम में इतना एक ऐसा हमला हुआ है तो शुरुआत में तो लगा कि है, लेकिन अंदर की बात मैं आपको ये बताऊं कि हमले के थोड़ी देर के बाद ही एक तादाद जो है निकलकर सामने आ गई थी। 27 लोगों के मारे जाने की तादाद निकलकर सामने आई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। अब बड़ा सवाल ये था कि आधिकारिक तौर पे पुष्टि ना हुई हो तो कैसे इस आंकड़े को जो है वो सही माना जाए। तो काफी देर तक हम
इंतज़ार किया और फिर हमने उस तादाद को सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमने दूसरे सोर्स से भी कन्फर्म किया जो कि सिविलियन सोर्स है वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि 27 से भी ज़्यादा हो सकता है। हालाँकि जो आंकड़ा है वो 26, 27 या 28 के आसपास फाइनली अभी तक आधिकारिक तौर पे बताया गया है। तो क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने की जो अंदरूनी जानकारी वो आ गई थी और इस बात की तस्दीक इससे भी हो रही थी कि क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने जाने का फैसला कर लिया आनन-फानन में, तो इससे भी ये गंभीरता का अंदाज़ा मिला कि कैसे ये एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है कि होम मिनिस्टर खुद जो है वो भी शाम के वक़्त में कश्मीर जा रहे हैं। जहाँ तक बात आई उसके बाद कि इस घटना के बाद जो भारत ने जो डिप्लोमैटिक तरीके से जो कदम उठाए हैं वो तमाम ज़रिए से लोगों तक पहुँच चुका है। 5 स्टेप पहले दिन उठाए, उसके बाद जो है पाकिस्तानियों के तमाम वीज़ा को निरस्त करने की बात कल एमईए की तरफ से उसके बाद की गई और पानी रोके जाने की जो बात है या उसको अबेंस में डालने की जो बात है, वो तमाम बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जो अहम बात है वो ये है कि अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या होता है, तो इसको लेकर जो अगर कोई अंदर की बात जो समझ में आती है अब तक वो ये कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वहाँ पे अभी काम कर रही हैं, जो सबूतों को इकट्ठा करने का काम कर रही है और जिसका आपने ज़िक्र किया कि कल जो है वो विदेशी जो राजनयिक हैं उनको उनकी बड़ी तादाद में तकरीबन 25 से 30 विदेशी राजनयिकों को मैं बुलाकर यही जानना भी चाह रहा था उमा सर आपसे, कौन कौन से देश के डिप्लोमैट्स जो हैं वो बुलाए गए थे? क्या G20 देश के डिप्लोमैट्स बुलाए गए थे और जी, क्या देखिए आगे मिक्स्ड ग्रुप था, बैठक में ये ब्रीफिंग मिक्स्ड हुई? ग्रुप था जिसमें G20 देशों के भी लोग थे, उसके अलावा मिडल ईस्ट के भी लोग थे, बहरीन जैसे देश भी थे, आस-पड़ोस के जो देश हैं, उनके भी लोग थे। तो कई जो 2-3 ग्रुप में उनको जो ब्रीफिंग दी गई, जो पहला ग्रुप था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग थे, उनको फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद ब्रीफ किया और उसके बाद जो छोटे ग्रुप थे, उनको जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ब्रीफ किया। तो हमने ये बात जानने की कोशिश की अंदर की कि आखिरकार उस ब्रीफिंग में क्या कहा गया। तो जो जिन कुछ एक विदेशी राजनयिकों से हमारी बात कल शाम को हो पाई, तो उन्होंने कहा कि इसमें बताया गया कि किस तरीके से सीमा पार से इस हमले के तार जो हैं जुड़े हुए हैं। हमने ये भी जानना चाहा कि क्या किसी तरह का कोई एविडेंस पेश किया गया, तो बताया गया हमें मोटे तौर पे कि वैसा कोई एविडेंस अभी नहीं सामने आया है, वो पेश किया गया। अभी तो सिर्फ बयानों के ज़रिए बताया गया और जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी ने जो ब्रीफ किया उसमें 2 बार पाकिस्तान का सीधे तौर पे नाम लिया गया, सिर्फ सीमा पार की बात नहीं की गई। तो भारत की कोशिश लगातार इससे ये समझ में आती है अंदर की इस बात से कि कोशिश ये है कि एविडेंसेस के ज़रिए जो इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक जो एरेना है उसको कन्विंस किया जाए कि भारत सिर्फ हवा में आरोप नहीं लगा रहा बल्कि उसके पास ऐसे सबूत हैं और इस तरह के लीड्स जो हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि लीकेजेस की बात पहले दिन भी विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग उसमें निकल कर सामने आई। तो एक बार सबूतों के हाथ में आ जाने के बाद जो है इस तरह की मीटिंग फिर से बुलाई जा सकती है और खासतौर पे अमेरिका जैसे देशों को आपने पूछा कौन से देश थे वहाँ पे, अमेरिका था, रूस के जो राजनयिक थे वो थे, यूरोपीय देशों के राजनयिक थे, मिडिल ईस्ट के देशों के राजनयिक थे और खासतौर पे उन लोगों पे खास तवज्जो दी गई थी जिन्होंने हमले के तुरंत बाद इसकी भर्त्सना की, संवेदना जताई, भारत के साथ खड़े होने की बात की। तो इन देशों चाइनीज डिप्लोमैट भी थे क्या उमा सर? जी, चाइनीज डिप्लोमैट? चाइनीज डिप्लोमैट भी थे, यहाँ तक कि ईरान के भी डिप्लोमैट थे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ग्रुपिंग को बुलाया गया है। G20 के देशों के ज़्यादातर जो डिप्लोमैट्स थे वो थे, लेकिन दूसरे भी डिप्लोमैट्स थे। तो अब ये लगता है कि जो भारत सरकार ने जो डिप्लोमैटिक स्टेप्स अभी उठा लिए, वो तो उठा लिए। आगे आने वाले समय में अगर किसी तरह से कोई प्रहार करना है, कठोर प्रहार करना है, जो मिलिटेंट का जो टेररिस्ट का नेटवर्क है, तो उसके लिए शायद थोड़ा-सा समय लगेगा जब तक एक बार कंक्रीट तरीके से टारगेट सेट ना हो जाए और एक कंक्रीट तरीके से एविडेंस जो है वो दुनिया को दिखाने के हिसाब से सामने ना आ जाए। तो ये मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये भी पॉसिबल है। हिमांशु सर, नजर सबकी सीसीएस बैठक पर थी, लेकिन उस बैठक से पहले एक बैठक होती है जैसे ही प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के बैठक की तस्वीरें सामने आती है। उस बैठक में क्या हुआ, अंदर की बात में ये आप बताइए। देखिए उस दिन 4 महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी। पहले प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आए, एयरपोर्ट पर ही करीब 45 मिनट उनकी बैठक हुई थी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार AK डोभाल के साथ, जहां पर उनके पास उन्हें पहली प्राथमिक जानकारी जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास थी वो प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। उसके बाद इस बात की चर्चा हुई कि 11 बजे के आसपास
कैबिनेट के सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक होगी, लेकिन बाद में तय किया गया कि अमित शाह खुद पहलगाम में जिस स्पॉट पर आतंकी हमला हुआ है, वहां पर खुद जाने वाले हैं और वहां पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं इंटेलिजेंस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ। और बेहतर होगा कि वो पूरी जानकारी कश्मीर से लेकर आए और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखें। उसके बाद शाम को 6 बजे बैठक हुई, जिसमें अमित शाह ने विस्तार से ब्रीफ किया और रक्षा मंत्री ने भी उस दिन करीब 2.5 घंटे डिफेंस मिनिस्ट्री में जो आर्मी का वॉर रूम है, उसमें सेना के वरिष्ठ जनरल्स के साथ करीब 2.5 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और जो सीमा पर जो स्थिति है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो स्थिति है, विशेषकर पाकिस्तान साइड लाइन ऑफ कंट्रोल का जो है, कि पाकिस्तानी सेना की क्या मूवमेंट्स है, क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं, सीमा पर आतंकवाद को लेकर सीमा पर आतंकवाद की क्या स्थिति है, क्या ये घटना एक संकेत तो नहीं कि आने वाले दिनों में सीमा पर आतंकवादी घटनाएं होने वाली हैं, क्या और मतलब नहीं हो सकता है, इंटेलिजेंस इनपुट क्या है सेना के पास। ये सारी जानकारी जब राजनाथ सिंह के सामने रखी गई, उसके बाद राजनाथ सिंह ने भी कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति के सामने विस्तार से ये जानकारी रखी और उसके बाद ही वो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसका ऐलान विदेश सचिव ने किया था। सर टोन, ये एक चीज बताइए हिमांशु सर, ये सीसीएस बैठक की टोन क्या थी? तस्वीरें जो हमने देखी प्रधानमंत्री की आई, वो बहुत ही गंभीर मुद्रा में नजर आए। किस टोन में ये बैठक हुई, ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि इससे इम्पैक्ट और आगे आने वाले टाइम में क्या फैसला लिया जा सकता है, इसको एसेस किया जा सके। देखिए, ये बैठक जिस वक्त हुई, उस वक्त देश में बहुत आक्रोश था। उस दिन मुझे याद है कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और खुद अगर आप उस तस्वीर को देखें जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से रिलीज की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री खुद काफी गंभीर दिखाई दे रहे थे और उन्होंने जो पहला ट्वीट भी किया था, उसको अगर आप दोबारा देखकर समझने की कोशिश करें, तो जो दूसरा हिस्सा था उनके ट्वीट का, उसमें उन्होंने कहा था कि इस हमला का जो भी दोषी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो आतंक का ढांचा है, जो आतंकवाद की जड़ें अभी बची हुई हैं, उनको पूरी तरह से नस्ताभूत करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। तो ये एक बहुत ही स्टर्न मैसेज था और उसके 24 घंटे के बाद राजनाथ सिंह ने भी वॉर रूम में मीटिंग करने के बाद कहा था कि बहुत गंभीरता से और सख्ती से भारत जवाबी कार्रवाई करेगा और न सिर्फ उनके खिलाफ जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, बल्कि जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनके पीछे जो ताकतें हैं, उनको भी उनके खिलाफ भी बहुत सख्ती से पहल सरकार करेगी। तो यही मूड जो था उसमें, जो आक्रोश, जो गुस्सा पूरे देश में था, मुझे लगता है इस कॉन्टेक्स्ट में ये बैठक हुई थी और इसलिए बहुत सख्त फैसले इस बैठक के फौरन बाद विदेश सचिव ने ऐलान कर दिया। ठीक है, उसकी भी मैं बात करूंगा। मैं मुकेश सर आपसे ये जानना चाह रहा हूं, चूंकि आप 2 दिन से वहां पर तमाम जो हालात हैं, तमाम जो चीजें हैं, उनको देख रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है? अब तक 3 दिन हो चुके हैं, जिन 4 आतंकियों के पोस्टर्स जारी किए गए हैं, उनको अब तक आइडेंटिफाई करने में, ढूंढने में जो टीम्स हैं, उनके सामने क्या सबसे बड़ी चुनौती आप ग्राउंड जीरो पर जब हैं तो आपको नजर आ रही है? देखिए, आइडेंटिफाई तो हो चुके हैं। जितने भी इसमें लोग शामिल हैं, उनके अधिकतर लोगों की जो पहचान है वो हो चुकी है। उनके जो पोस्टर्स हैं वो जारी किए गए हैं। 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। आज भी कार्रवाई हुई है, जिसमें आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठोकर के घरों को तोड़ा गया है। उसके हमने वहां से रिपोर्टिंग भी की है। तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जैसा मैंने बताया है कि ये जो एक मॉड्यूल है लश्कर का, ये काफी हाईली ट्रेन मॉड्यूल है और जो जानकारी मिली है कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, खासतौर से कैविटी बनाकर रहते हैं, ये भी जानकारी मिली है। इनका लोकल सपोर्ट है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनके लिए काम करते हैं। ये एनक्रिप्टेड ऐप से बात करते हैं पाकिस्तानी हैंडलर से, तो ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। और हमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे जानकारी मिली है कि ये अभी से एक्टिव नहीं है, ये एक लंबे समय से एक्टिव हैं और कई बड़ी घटनाएं ये लोग पहले भी कर चुके हैं। इनका एक साथी जुनैद था जो दिसंबर 2024 में मारा गया था। ये लोग वहां से भाग गए थे। वो भी लश्कर का टेररिस्ट था, A+ कैटेगरी का। तो ये हाईली ट्रेंड है। इनके कश्मीर में लोकल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो इनके हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको मिलता है, ये सामने नहीं आते हैं। तो ट्रैक डाउन करना, जंगलों के अंदर पकड़ना, और जब ये जंगल से नीचे आते हैं तो वहां पर ये कहाँ रहते हैं उसको ट्रैक डाउन करना एक बड़ा टास्क तो है। लेकिन अभी तक सुरक्षा एजेंसियां वो टास्क जो है पूरा नहीं कर पाई हैं। कोशिश जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। जो पहलगाम के लगी हुई है, कौन कौन सी ग्रुप्स फोर्सेस की इसमें शामिल हैं, कुछ जानकारी?
देखिए, इसमें आर्मी है, सीआरपीएफ है, जेएंडके पुलिस है, बीएसएफ है, तमाम जो एजेंसीज हैं वो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही हैं। जहां-जहां पॉसिबल इनके हाइडआउट्स हो सकते हैं, वहां पर लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको काफी स्ट्रांग किया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में करीब 1500 लोग डिटेन किए गए हैं जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर घोड़े वाले हैं पहलगाम में, जो घोड़े लेकर ऊपर जाते हैं, उनके जो मालिक हैं, तमाम जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, उन सभी को बुलाकर लगातार पूछताछ चल रही है कि आखिर उनसे कोई जानकारी मिल पाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई ठोस जानकारी मिली है। तभी अभी तक कोई भी इसमें से जो लोग शामिल हैं, उसमें से ना तो कोई पकड़ा गया है और ना ही मारा गया है। तो एक बड़ा टास्क है, हमारी एजेंसियां लगातार लगी हुई हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उनका सफाया किया जाएगा। एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कश्मीर कई बार आया हूँ, लेकिन ये पहला मौका है जब जो कश्मीरी यूथ है, जो कश्मीर के लोग हैं, वो गुस्से में हैं। इवन जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरा ड्राइवर है पिछले 2 दिन से साथ में चल रहा है, हाँ। ड्राइवर मेरा कह रहा था कि अगर ये 4 लड़के मिल जाएं तो मैं इनको काट के भून के खा लूं। तो ये उसके शब्द थे। तो लोकल जो कश्मीर के लोग हैं वो काफी गुस्से में हैं, क्योंकि टूरिस्ट से यहाँ पर हर कश्मीरी की जो रोजी रोटी है वो चलती है। अब इस घटना के बाद टूरिस्ट यहाँ पर नहीं है, होटल बंद पड़े हैं, तो एक नुकसान तो हो ही रहा है, चाहे वो कश्मीर के लोग हो या सरकार का नुकसान है, कुछ भी समझ लीजिए। तो इसलिए लोग गुस्से में हैं। तो जब मैं था कश्मीर में तो एक बार मैं पीर पंजाल रेंज मैंने पैदल क्रॉस किया था। हीरपुर आलियाबाद सराय होते हुए और हीरपुरा आलियाबाद सराय होते हुए मैं पीर की गली तक गया था। तो मैं एक सिक्योरिटी फोर्स की टीम के साथ था। तो रास्ते में बहुत सारे ढोक्स बने हैं। ढोक उसको कहते हैं जो पहाड़ी ढलान को थोड़ा-सा अलाइन करके और कुछ पत्थर लगा के और ऊपर से एक ऐसा छप्पर टाइप डाल देते हैं, जो कि जो माइग्रेशन करते हैं जम्मू पूंछ से गर्मियों में कश्मीर की तरफ भेड़ बकरवाल वाले, और वो फिर सर्दियों में वैली से निकलकर चले जाते हैं आपको थाना मंडी और रजौरी के इलाके में। तो अपने रसद वगैरह को उन ढोक्स में वो रखते हैं ताकि आने जाने के समय दोनों ही तरफ से उनको इतना ज्यादा वजन जो है वो ढोना ना पड़े। तो जो इस मामले में पहलगाम में क्योंकि 150, 200 किलोमीटर अंदर है एलओसी से, तो ये माना जाता रहा है कि पीर पंजाल रेंज को ही एक माइग्रेशन रूट के तौर पे टेररिस्ट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो सपोर्ट की जहां तक बात है तो होता ये है क्योंकि वो ऐसा दुरूह इलाका है जहां पे अगर लोकल कश्मीरी ने अपने राशन के लिए रसद को रखा हुआ है, तो ये जब आते हैं तो ये भी इतना ज्यादा राशन लेके नहीं आते, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेके बेशक आते हो, तो ढोक में रखे हुए सामान को निकाल कर वो खाते हैं और गन पॉइंट पे खाते हैं और वहीं पे शेल्टर लेते हैं, गन पॉइंट पे शेल्टर लेते हैं। इसलिए अमूमन कश्मीरी ये कहते भी हैं कि जो है जब उनके पास गन है और वो हमें जब एक दो का मैंने ऊपर इंटरव्यू भी किया था, वो कहते यहाँ पे कोई कॉल करो, कोई फोन की सुविधा भी नहीं थी, अभी भी उस इलाके में कोई फोन ऐसा तो चलेगा नहीं, और फोन चलेगा भी तो पुलिस तो दौड़ के वहां पहुंचेगी नहीं क्योंकि आपको 5 से 7 घंटे का ट्रैक करके वहां पे जाना पड़ता है। तो ऐसे दूर इलाके में जो लोकल कश्मीरी हैं उनको बंदूक के दम पे, उनको गन पॉइंट पे उनसे सपोर्ट ले लेते हैं और कई बार बदनाम कश्मीरी होते हैं, जबकि उनका और अब तो उमा सर कई ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जो ये क्लेम कर रही है कि ये जो आतंकी थे ये रेकी बहुत दिन पहले से कर रहे थे। मैं मुकेश सर से उसके बारे में एलैबोरेट जानूंगा। मैं एक चीज और उमा सर आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरीके से कवरेज की है, न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल जो है उस खूब वायरल है जहां पर वो टेररिस्ट ना लिखकर मिलिटेंट्स लिखता है, इसको कैसे देखेंगे? ये देखिए, ये हम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने प्रोग्राम का नाम बताया अंदर की बात, तो मैंने भारत के मुतालिक जो अंदर की बात है उसकी तो कुछ बातें की है। मैं चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसके अंदर की बात बताऊं। मैं आ ही रहा था उस पे। जो इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है वो डिबेट चल रहा है, मिलिटेंट कोई लिख रहा है, टेररिस्ट लिख रहा है, वो एक अनएंडिंग डिबेट है। वो आपके प्रोग्राम को उतना ज्यादा दिलचस्प नहीं बनाएगा जितना आपने प्रोग्राम का नाम अगर अंदर की बात की है तो। तो जो जैसे ये घटना हुई उसके बाद पाकिस्तान में आखिरकार क्या हुआ, तो वहां पे कुछ लोगों से हमने बात की और ऐसे लोग जो कि बहुत सेम वॉइस है वहां पे, बहुत ही बैलेंस तरीके से बात करते हैं। उनमें से कई ऐसे भी हैं जो इस हालत में भी वो कहते हैं कि मैं इंडियन टीवी चैनलों पे इसलिए नहीं जा रहा एक एक्सपर्ट के तौर पे या गेस्ट के तौर पे क्योंकि मुझे ना तो पाकिस्तान को ना तो हिंदुस्तान को गाली देनी है, ना हिंदुस्तान की आर्मी को गाली देनी है, क्योंकि इससे कोई मसले का हल नहीं निकलने वाला। तो ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में। तो खैर उनसे जो जानकारी हमें मिली
उसके मुताबिक ये कि जैसे ही ये कुछ हुआ तो पाकिस्तान को इस बात का अनुभव था कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया इंडिया ने, 2019 में कैसे बालाकोट में है बम डाला। तो उस बात से जो है वो पाकिस्तान जो है वो चेता हुआ है और उसने अपने अपनी एयरफोर्स है उसको सबसे पहले मुस्तैद किया और वो शॉटी जो है वो लेने लगे और उनके एयरक्राफ्ट जो हवा में मंडराने लगे। हालांकि भारत की तरफ से तक ऐसा कुछ बयान भी नहीं दिया गया था। और उसके बाद अगले दिन सुबह वहाँ पे जो तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनकी बैठक हुई और उसमें एक जो मोटे तौर पर बनाई गई वो ये कि जैसा भी कुछ अगर रिटेलिएशन भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान की जमीन पर या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में होता है तो हम पूरी ताकत के साथ उसका वो देंगे, जवाब देंगे। एक तो ये बात हो गई सेना के लेवल पे। दूसरे लेवल पे वहाँ पे इस बात का आकलन किया जाने लगा कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे थे, चाहे ट्वीट के जरिए हों, प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के जरिए हों, गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट के जरिए हों, उसकी भाषा वहाँ पे पढ़ी जा रही थी और देखा जा रहा था बहुत बारीक चश्मे से कि क्या इसमें कहीं सीधे तौर पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है या नहीं। ठीक है। तो शुरुआती तौर पे भारत ने तो बहुत ही ये संयम बरता है और ये बताया है कि सीमा पार से तार जुड़े हुए हैं और जब तक भारत के पास पुख्ता सबूत नहीं आ गए तब तक उसने ये भी नहीं कहा कि पाकिस्तान का सीधे तौर पे हाथ है और पहले भी कभी नहीं कहता रहा है। ठीक है। तो शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ हुआ ये मैं आपसे जानूंगा, लेकिन मैं एक चीज और इससे पहले हिमांशु सर से जान लेता हूं। हिमांशु सर, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, आप कवर भी कर रहे थे, अंदर क्या कुछ बातचीत हुई? किसने क्या सवाल पूछा, किसने किस प्रकार से सपोर्ट जो है वो दिया? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लैंग्वेज हम सबने सुनी, राहुल गांधी ने कहा वी आर विद द गवर्नमेंट इन एवरी स्टेप दैट द गवर्नमेंट टेक्स। वैसी भी बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो खुलकर भारत सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन दिलचस्प ये भी रहा कि किरण रिजिजू आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हैं, चूक स्वीकार पहले सरकार करती हुई नजर आती है, कोट अनकोट किरण रिजिजू का ही बयान है, लेकिन उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन क्यों दी जाती है कि नहीं उनकी हिंदी सही नहीं थी, वो कुछ और बोलना चाह रहे थे? ये इसके अंदर की बात क्या है, ये बताइए। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात, मीटिंग में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर थे और जो गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, उन्होंने 15 से 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन दिया और सांसदों को बताया कि जिस परिस्थिति में ये आतंकी हमला हुआ, उस वक़्त वहाँ ज़मीन पर हालात कैसे थे और जो गलती हुई है वो कैसे हुई है। देखिए, ये कहा गया है कल सांसदों को और राहुल गांधी ने ये सवाल 2 बार पूछा कि जिस वक़्त ये आतंकी हमला हुआ निर्दोष नागरिकों पर, वहाँ सुरक्षा बल की तैनाती क्यों नहीं थी, जिस जगह ठीक पर है। हुआ? कैसे ये हमला हुआ? क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहलगाम में 500 अर्धसैनिक बल और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात हैं, तो ऐसे में फिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि उसको ये बताया गया है सांसदों को और मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। पहली बार भारत सरकार की तरफ से अब तक जो जाँच की गई है, उसकी कुछ शुरुआती लीड्स हैं जिसको मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। पहला ये जी। कि 20 अप्रैल को पहली दिन जो पहलगाम में कुछ लोकल टूर ऑपरेटर थे, उन्होंने छोटे-छोटे ग्रुप्स में जो पर्यटक वहाँ पे थे, उनको पहलगाम में जो मेन टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, उनसे करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी में मीडोज़ हैं। बहुत खूबसूरत हैं और बहुत वहाँ स्थानीय लोगों में एक लालसा होती है कि जब हम यहाँ तक आए हैं तो वो भी एक बार मीडोज़ को देखें। तो उन्होंने लोकल जो खच्चर और घोड़े होते हैं, उसकी मदद से ट्रैकिंग करना लोगों को ट्रैकिंग के लिए ले जाना शुरू किया, लोकल टूर ऑपरेटर। कल मीटिंग ओके। में ये बताया गया है कि जब उन्होंने उस वीरान इलाके की तरफ, जो जहाँ पर सिर्फ मीडोज़ थे, बहुत हाइट पर, उस तरफ ले जाना शुरू किया, तो उसकी जानकारी जो वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ थीं, जो सुरक्षा बल के जवान थे, जो वो अधिकारी नहीं थे, दी जो गई। प्रशासन थे, उनको उन्होंने वो जानकारी नहीं दी। तो पहला जो ट्रेकिंग एक्सपीडिशन था छोटा-सा, वो 20 तारीख को वहाँ से निकला। ये वही समय था जब आतंकी वहाँ पर रेकी कर रहे थे, जिसका ज़िक्र मुकेश ने अपनी रिपोर्टिंग में भी किया है। दूसरा, उसी जगह पे फिर 2 दिन बाद 22 तारीख को दिन में 3 बजे जब ये हमला होता है, तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई सिक्योरिटी कवर नहीं था। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से ये जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर भी इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाना शुरू कर चुके हैं। और क्योंकि उनके पास आधिकारिक जानकारी नहीं थी, तो इसलिए आपको याद होगा बहुत सारे ट्वीटर से ये कहा गया कि काफ़ी वक़्त लगा वहाँ पर सुरक्षा बलों को हमले के बाद पहुँचने के लिए। और जिस मीडोज़ में जहाँ पर ये हमला हुआ, आस-पास जंगल थे और वो बहुत आसानी से हमले को ठीक है। अंजाम देकर जंगल में गायब हो निकल गए। गए। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इसको एक सिक्योरिटी लैप्स माना जाए या नहीं माना जाए? क्योंकि ये सवाल साथ में ये भी कुछ सांसदों ने उठाया कि जब वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे थे और जब आपके सुरक्षा बल के जवान वहाँ तैनात थे,
तो क्या उन्हें ये दिखा नहीं या उनके पास कोई जानकारी 3 दिन तक क्यों नहीं थी कि लोगों ने वहां भी जाना शुरू किया जहाँ कोई सिक्योरिटी कवर नहीं है। तो ये अभी फिलहाल जांच का विषय है, एनआईए जांच कर रही है, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी जांच कर रही है। लेकिन मीटिंग में ये बात इशारों में ये कही गई थी कि अगर कहीं पे कोई चूक नहीं हुई होती तो फिर इस बैठक की क्या जरूरत थी। मतलब इतना बड़ा हमला हुआ, हम जो ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं, फिर उसकी बैठक की क्या जरूरत थी। तो अभी बेसिकली यानी ये बात तो हुई थी मीटिंग में सुरक्षा चूक की। सिक्योरिटी एजेंसीज को पूरी जानकारी नहीं दी गई, जो लोकल होटल चलाने वाले जो मालिक हैं या जो टूर ऑपरेटर हैं, उन्होंने स्थानीय प्रशासन को जानकारी नहीं दी। और इसलिए जहां पर 500 के करीब सैनिक तैनात थे वहां तो कुछ नहीं हुआ है, जो वहां बहुत पुख्ता इंतजाम है। उमा सर, मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ, दो सवाल है। एक, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि शिमला एग्रीमेंट हम तोड़ रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान उस शिमला एग्रीमेंट को मानता कितना है ये पूरी दुनिया देख रही है। इसको लेकर आप थोड़ा ब्रीफ दीजिए, अंदर वहां के सिक्योरिटी मीटिंग में क्या हुआ। और दूसरा कि अब भारत आगे कौन से स्टेप्स संभावित जो है वो डिप्लोमेटिक लेवल पर इस पूरे मामले को लेकर जो है वो ले सकता है, अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन ऑप्स कुछ प्लान करता है भारत, तो फिर ये किस तरीके से अपने अलाइज और सदस्य देशों के साथ, मित्र देशों के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाएगी। व्हाट्स द वे अहेड इन द डिप्लोमेटिक टर्म्स? ये इस सवाल का जवाब मैंने पहले ही बार में दे दिया है कि किस तरीके से भारत की कोशिश ये होगी कि तमाम ऐसे ठोस सबूत जुटाए जाएं और उसके और सर आधार एक चीज इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्या पहलगाम भी जाएंगे ये फॉरेन इनवॉइस? ये ऐसी भी खबरें आ रही थी। इसकी तस्दीक मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस तरह का दौरा, क्योंकि वो अभी भी एक सेंसिटिव जगह है और जब तक पूरा सैनिटाइज नहीं कर लिया जाता तो इस तरह की जानकारी अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन ठीक है। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारत की कोशिश होगी कि जो सबूत वहाँ पे ठोस मिलते हैं, जिससे सीधा-सीधा पाकिस्तान का कनाइवेंस उससे ज़ाहिर होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने उसको साझा किया जाएगा। और क्योंकि ये सब एक तरह की खुफिया जानकारी होगी, तो वो शायद पब्लिक डोमेन में आए बिना कि किस तरीके से किस तरीके के सबूत जो है वो जुटाए गए हैं। लेकिन कोशिश जरूर होगी कि अमेरिका जैसे देशों का साथ लिया जाए, ताकि किसी ऐसे टारगेट को चुनकर उस पर अटैक करने के पहले गोटियां इस तरह बिछाई जाए कि पाकिस्तान जो है वो इस बात से रिटेलिएट न कर सके। क्योंकि पूरा शक इस बात का है कि अगर भारत जो है वो अगर टेररिस्ट कैंप को भी कोई निशाना बनाता है, तो अपनी जमीन पर हमले के बहाने से पाकिस्तान एक फुल फ्लेज्ड वॉर छेड़ने की कोशिश कर सकता है, कि तोहमत जो है वो भारत पे लगा सकता है और ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी तो दुनिया के देशों में ये कहते हैं कि युद्ध का काल नहीं है और युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकला करते, लेकिन वो खुद युद्ध की तरफ जाएंगे। लेकिन भारत का जो मौजूद साफ है, वो किसी पाकिस्तान अगर 2019 में भी अटैक किया था तो पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था, वो तो टेररिस्ट कैंप पे अटैक था। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की कोशिश ये होगी कि पहले पूरी तरह से घेरेबंदी की जाए डिप्लोमेटिक तौर पे और उसके बाद किसी जो मिलिट्री ऑप्शन है उसको लिया जाए, और ताकि ये एक फुल फ्लेज वॉर में ना बदले और दुनिया के देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को कंटेन करने में उससे मदद मिले। तो ये मुझे लगता है कि भारत का जो आगे आने वाले समय में एक और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें? तो आपने पहला सवाल पूछा, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा दबाव है और उसको अंदेशा इस बात का कि भारत की तरफ से जो इस तरह का कोई अटैक हो सकता है। तो उन्होंने जो जाहिर तौर पे बयान दिया है वो तो यही कहा है कि जिस तरह का अटैक होगा उस तरह का जवाब दिया जाएगा। जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अभिनंदन के केस को नहीं भूलना चाहिए। तो पाकिस्तान तरफ से कहते हैं ना कि आक्रमण ही बचाव का सबसे अच्छा रास्ता है, तो उस एक रणनीति तो चलता नजर आ रहा है। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जहां तक बैठक की बात है, तो उसमें एक एका बनाने की बात की कोशिश हुई पॉलिटिकल लीडरशिप और जो वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच, जो वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच। तो अब जब पाकिस्तान कश्मीर की जब बात करता है, वहाँ पे कश्मीर का राग जब छेड़ता है तो पूरा पाकिस्तान एक हो जाता है। और यहीं पे जो एक अंदर की बात है वो ये है कि जो पाकिस्तान के जो मौजूदा सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, और उनकी कोशिश है कि इस मौके का इस्तेमाल इस तौर पे किया जाए कि पूरा जो पॉलिटिकल जो वहाँ का जो वो केंद्र बिंदु वो बन जाए, उनके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए। और इससे जो उनका जो पाकिस्तान की सेना के प्रमुखों में हमेशा से ये महत्वाकांक्षा रही है कि वो देश को लीड करें, कई बार वो सामने यही मैं आपसे पूछने वाला था। आप जाएं इससे पहले मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, इज मुनीर ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट मुशर्रफ? जी देखिए, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में हालात जो है काफी पॉलिटिकली काफी छितराए हुए हैं। इमरान खान जेल के अंदर हैं, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं पार्टी को बहुत सताया गया है,
जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से हिस्सा नहीं लेने दिया गया, जो कि एक बात सच भी है। दूसरी तरफ पीपीपी और पीएमएलएन की जो मिली-जुली एक सरकार है, वो किसी तरह चल रही है, क्योंकि इकोनॉमिक हालत पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खराब है। और ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान के सेना जो प्रमुख हैं, वो आके कमान हाथ में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हाथ में ले लेने से कोई आर्थिक जो हालत है पाकिस्तान की सुधरेगी नहीं, उल्टा उनके ऊपर आ जाएगा कि इन्होंने भी जब सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली, उसके बाद भी पाकिस्तान का भला नहीं हुआ। तो पर्दे के पीछे से ही वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को चलाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर एक युद्ध कोई छिड़ता है, तो उसके ज़रिए वो अपने आप को ज़्यादा असर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से ये भी माना जाता है कि आसिम मुनीर का एक प्लॉट हो सकता है, जिसमें भारत को फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए भारत जो है वो बहुत ही नपे-तुले तरीके से अपने स्टेप्स ले रहा है, डिप्लोमैटिक स्टेप्स अभी ले रहा है, और आगे आने वाले दिनों में यू नेवर नो, क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ है, जितनी जानें गई हैं, भारत किसी न किसी रूप में तो बदला तो लेगा ही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमा सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। मैं हिमांशु सर आपसे 2-3 चीजें और जानना चाहूंगा। एक तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हुई है अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के बीच, उसको लेकर इनसाइड, और होम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर राष्ट्रपति से मिले, क्या कुछ बात हुई? लेकिन इससे पहले मुकेश सर एक चीज अब आप ये बताइए कि जो वर्तमान परिस्थिति इस वक्त पहलगाम में नजर आती है, उसके हिसाब से जो पूरा ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है, और एक तरफ सारे जो पाकिस्तानी हैं उनको कह दिया गया है, इवन होम मिनिस्टर ने जो है अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को बकायदा फोन करके कहा है कि आप जल्द से जल्द जो भी पाकिस्तानी है उसको बाहर भेजे। कश्मीर में व्हाट्स इन द एयर, बज में क्या है, क्या आप वहां पर सेंस कर पा रहे हैं अगला स्टेप जो है वो? चूंकि इस वक्त आर्मी चीफ भी वहीं पर मौजूद है, क्या आज उनका कार्यक्रम किस तरीके से रहा, कहां कहां वो गए, कैसी ब्रीफिंग्स रही उनको, और क्या किसी एक इलाके में हेवी फोर्स डिप्लॉयमेंट की जो कुछ खबरें हैं वो कितनी सही हैं? देखिए, बिल्कुल आर्मी चीफ यहाँ पर अभी हैं और आर्मी चीफ ने तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सेना के, उनसे बात की है। और जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद सेना की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर टूरिस्ट काफी ज्यादा आते हैं, जैसे गुलमर्ग है जो एलओसी के बिल्कुल पास में है, वहां पर सुरक्षा क्या हो, किस तरीके से हो, ताकि जो टेररिस्ट हैं वो टूरिस्ट को टारगेट ना कर पाए। तो उसको लेकर समीक्षा की है और नए सिरे से सुरक्षा लागू भी करने की बात कही है। दूसरा ये है कि जिस तरह से हमला हुआ है, हमने बहुत सारे जो कश्मीरी यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बात की है। उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं है। ये अगर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो कहता है कि भाई कश्मीर हमारा है वो है, तो लोकल लोगों का कोई भी लगाव पाकिस्तान से यहाँ पर नहीं दिखा है, जिस तमाम लोगों से मैंने बात की है। अब ये है कि जिस तरह से हमला हुआ है उसको लेकर आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, सेना क्या कार्रवाई करने जा रही है या क्या कुछ होगा, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन हाँ, छिटपुट घटनाएं जरूर हो रही हैं। आज एलओसी में कई जगहों पर फायरिंग हुई, इसके अलावा कुछ जगहों पर छापेमारी भी हुई, और जो बांदीपुरा है वहां पर भी एक टेररिस्ट मारा गया है, ये भी जानकारी मिली है। तो कार्रवाइयां अभी चल रही हैं, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा एक्शन नहीं है। अभी डिप्लोमेटिक तरीके से इस मामले में पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कश्मीर में अभी कोई बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। अभी जो एक्शन है वो केवल ये है कि जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है वो अभी जम्मू कश्मीर में है। सबसे पहले उनका सफाया किया जाए, उनको ढूंढा जाए, और दूसरा उनकी जो हेल्प करने वाले लोकल लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पहली प्रायोरिटी ये है। दूसरा जो पाकिस्तान का इसमें हाथ बताया जा रहा है या सामने आ रहा है, लश्कर तैयबा वगैरह, उसको लेकर अभी आगे किस तरह का एक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी, लेकिन वो कार्रवाई आगे किस तरह से होगी, क्या होगी, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। हिमांशु सर, चूंकि हमारे देश की राष्ट्रपति तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं, तो ऐसे में सबकी निगाहें थी उस बैठक पर जब खुद गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे। क्या बातचीत हुई, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं? कोई मिलिट्री एक्शन को लेकर राष्ट्रपति से परमिशन लेने के लिए बैठक थी या फिर नॉर्मल ब्रीफिंग टाइप कुछ था? देखिए, राष्ट्रपति की जब मुलाकात होती है सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, तो आमतौर पर जो एजेंडा होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, उसकी चर्चा सार्वजनिक तौर पर नहीं की जाती। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जब भी कोई महत्वपूर्ण, चाहे वो नीति का मामला हो या फिर सुरक्षा से जुड़ा कोई एक मामला हो, कई बार ऐसा भी हुआ है इससे पहले कि राष्ट्रपतियों ने सरकार से कहा है कि वो
इस बारे में ब्रीफिंग चाहते हैं कि हम्म अभी जो हालात हैं जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, हम्म अभी क्या हालात हैं, कितनी चिंताजनक है, आगे और क्या हम्म करने की जरूरत है। तो इससे पहले राष्ट्रपतियों का के बारे में हमने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने हम्म स्पेसिफिकली सरकार से कहा है कि वो इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं। लेकिन हम्म अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण मसला, देखिए पूरे देश में आक्रोश है, ये देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है हमारा हम्म आतंकवाद। तो ऐसे में ये चुनौती कितनी बड़ी है, आगे क्या स्थिति है, सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रही है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इन दोनों वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने राष्ट्रपति हम्म को ब्रीफ किया है कि जो हम्म जिस परिस्थिति में यह हमला हुआ उसके बाद अभी क्या स्थिति है और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। हम्म ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, आप पूछ रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो हम्म इसमें देखिए, मैंने एक इंडस अभी बैठक भी कुछ देर पहले अमित शाह और सीआर पाटिल की हुई है, शायद इसी को लेकर, जो जल शक्ति मंत्री हैं। देखिए, कमिश्नर इंडस रहे हाँ हैं पुष्पेंद्र वोरा, जो जी। कुछ महीने पहले तक सेंट्रल वाटर कमीशन, जो केंद्रीय जल आयोग है, उसके हाँ सचिव भी रहे हैं। और हम्म उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो डेलिब्रेशंस हुई हैं इंडस वाटर ट्रीटी के लिए, उसमें दोनों हम्म, तरफ से जो डेजिग्नेटेड अधिकारी होता है उसको भारत में कमिश्नर इंडस कहते हैं, ठीक। पाकिस्तान में भी कमिश्नर इंडस कहते हैं। तो पुष्पेंद्र वोरा भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो निगोशिएशंस पाकिस्तान के साथ अब तक हुई हैं, उसमें कई बार हम्म उन्होंने भाग लिया है। उन्होंने 2-3 बातें कही है। देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि अब भारत को ये तय करना होगा कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को ऑपरेशनलाइज करने से रोकना है, तो फिर हम्म आगे उनकी रणनीति क्या होगी? आप कैसे इसको हम्म आगे बढ़ाएंगे? जमीन पर कैसे आप इसको अबेयंस में रखेंगे? अभी तो सैद्धांतिक फैसला सीसीएस का था, उसको कार्यान्वित कैसे करेंगे व्यावहारिक तौर पर? तो देखिए, इसमें हम्म 2-3 बातें हैं। पहला, कि अब जब इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने उसका जो ऑपरेशनलाइजेशन है उसको रोक दिया है, तो अब भारत के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि जो हम्म इंडस रिवर सिस्टम से जुड़ी जो 3 नदियां हैं, जिनका पानी भारत से होके पाकिस्तान पहुंचता है, उस हम्म नदियों में वाटर स्टोरेज लेवल के बारे में, नदियों में के जल स्तर विशेष तौर पर और विशेषकर बहाव की क्या स्थिति है, इसके बारे हम्म में कोई भी जानकारी पाकिस्तान को देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। नहीं ये है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम्म जून के अंत में पाकिस्तान में मानसून आता है और हम्म यही वो समय है जब पंजाब और जो उत्तर भारत के इलाकों में भी मानसून पहुंचता है। तो हम्म अक्सर नदियों में जब जल स्तर बढ़ता है तो इंडस रिवर हम्म सिस्टम वाटर ट्रीटी के तहत ये प्रावधान है कि दोनों जानकारी देश जो है साझा वो करें। जानकारी साझा करेंगे। लेकिन हम्म इस बार अब भारत के ऊपर बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि हम्म इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधानों को ऑपरेशनलाइज करने से भारत ने रोक दिया है। तो अब हम्म भारत सरकार कोई जानकारी साझा पाकिस्तान के साथ नहीं ठीक। करेगा। 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं जो जी भारत जी। से होके पाकिस्तान को जाती हैं, इंडस, झेलम और चेनाब। इनको वेस्टर्न रिवर्स ऑफ इंडस भी कहा जाता है। तो इन हम्म ये 3 नदियां जो भारत से होके पाकिस्तान बहती हैं, और इसलिए इन 3 नदियों में जो पानी है, उसका इस्तेमाल भारत कितना करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कितना हम्म स्टोरेज करना चाहता है, इसके बारे में भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो इसका कैसे इस्तेमाल करे, किस तरह ठीक के है। वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाने की मैं ज़रूरत एक है। चीज और हिमांशु और सर आपसे दूसरा, जानना चाह एक रहा हूँ। आखिरी हाँ, बात, एक तीसरा आखिरी तीसरा। बात जी। कि पाकिस्तान का जो रुख अगर और नकारात्मक रहता है आने वाले महीनों हम्म में, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से निरस्त कर सकता है, नलीफाई कर हम्म सकता है। अब अभी सिर्फ उन्होंने अबेयंस में रखा है, हम्म यानी उसको ऑपरेशनलाइज करने से रोका है हम्म भारत की जो अपनी कटिबद्धता है। लेकिन आगे चलकर अगर पाकिस्तान का रुख नकारात्मक रहता है, तो ऐसे हम्म संकेत हैं कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो हम्म इंडस वाटर ट्रीटी को निरस्त कर दे अपनी तरफ से और ठीक कहे है कि हम सर। इस ट्रीटी से बाहर हैं। सर, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी बैठक की इस पूरे घटना के बाद, क्या भारत नेवल ब्लॉकेड के ऑप्शंस को भी तलाशता हुआ नजर आ रहा है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं इसको लेकर सर? देखिए, कहना जल्दबाजी होगा। जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद 2 वरिष्ठ सांसदों ने मुझे कहा कि बहुत सारी जानकारी विपक्षी दलों के सामने रखी गई, बहुत सारे सुझाव विपक्ष की तरफ से भी सरकार को दिए गए, जिसमें कहा सर, गया कुछ कि हमारे सुझाव पास अगर आप जो हमें है, बता सकें हिमांशु सर, क्या कुछ सुझाव कुछ दिए गए? विपक्षी सांसदों ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम आर-पार की लड़ाई करें। कुछ ने सुझाव दिया कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक जैसा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उस तर्ज हाँ पे हमें एक बड़ा स्ट्राइक करना होगा, वन्स एंड फॉर ऑल। वी हैव टू फिनिश द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, जिससे कि हम्म आगे इस तरह की घटना ना हो। इस तरह के बहुत सारे सुझाव जो है वो सरकार के सामने आए।
लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि न ही सरकार ने अपनी तरफ से जो प्रेजेंटेशन किया, जो आईबी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, उसमें मिलिट्री ऑप्शन का कोई ज़िक्र नहीं था और न ही किसी विपक्षी दल के सांसद ने सरकार से ये कहा कि आपको मिलिट्री ऑप्शन पर आगे बढ़ना चाहिए। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही जो आपने शुरू में कहा था कि राहुल गांधी ने बैठक के बाद जो बयान दिया, उसमें उन्होंने विपक्ष के सभी पार्टियों की तरफ से ये बात कही थी कि हमने एकजुट होकर सबकी सहमति से सरकार को ये मैंडेट दिया है कि इस चुनौती से निपटने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार को, वो सरकार उठा सकती है। हम सरकार का समर्थन करेंगे और इससे ये बात साबित होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक सहमति बन गई है कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार को बहुत सख्ती से कार्रवाई करना होगा और जो भी कड़े कदम सरकार आने वाले महीनों में उठाएगी, विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सरकार का समर्थन करेगा। ये सबसे बड़ा आउटकम था सर्वदलीय बैठक। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि भले ही तमाम आंतरिक मुद्दों को लेकर जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला 365 दिन करे, पर जब दिन भारत की सुरक्षा की हो, भारत पर हुए हमले की हो, तो ये तमाम राजनीतिक दल एक साथ एक सुर में देश की सुरक्षा की बात करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु सर आपका हमें समय देने के लिए और इनसाइड डिटेल्स हमारे साथ बहुत सारे विषयों पर साझा करने के लिए। आशा और उम्मीद है कि आगे भी आपसे जब हम समय की दरख्वास्त करेंगे, आप इसी तरीके से हमें समय देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु सर। तो कुल मिलाकर लब्बो अब ये है कि भारत इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जो अलग अलग आयाम है उससे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डिप्लोमेटिक तरीके से हम तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनयिकों की ब्रीफिंग हो चुकी है। इसके अलावा भी आने वाले समय में भारत अगर कोई बड़ा कदम उठाता है तो वो अपने मित्र देशों के साथ, एलाई देशों के साथ इसकी जानकारी संभवतः साझा कर सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत हैं उसे पूरी दुनिया के सामने रख सकता है। मिलिट्री ऑपरेशंस लगातार घाटी में जारी हैं और जो दहशतगर्द जिन्होंने इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया है उसे ढूंढने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन जो है वो अनवरत जारी है। इंडस वाटर ट्रीटी हो या फिर तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में अलग अलग कारणों से आए हुए हैं उन सभी को जो है वापस जाने के लिए कह दिया गया है और नो नॉनसेंस एटीट्यूड अपनाते हुए सरकार ने, चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े कलाकारों का भारतीय फिल्मों में अभिनय करने को लेकर रोक लगाने की बात हो या फिर और भी कई कदम जो है वो सरकार ने उठा लिए हैं। अब देखना अहम होगा कि सरकार ने जो सब कुछ वस्तुतः सामने आकर बता दिया है, कर दिया है, इससे इतर जो सरप्राइज एलिमेंट है वो आखिर क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंदर की बात है में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी हफ्ते के बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ और उस पर तमाम जो हमारे महारथी रिपोर्टर्स हैं, महारथी एक्सपर्ट हैं, गेस्ट हैं, उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे अंदर की बात। बहुत बहुत शुक्रिया।